पे आएगा। फ़ोन लिए रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के इस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय आनंद गौरव जी को, माननीय प्रांत अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुषमा पांडे जी को और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आप सभी से ये जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19 के से पैदा हुई इस महामारी और इस परिस्थिति के कारण जो समस्याएं आई हैं, जो चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, उन पर बात कर सकें। मुझे इसलिए भी प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी भी प्लेटफार्म पर जब हम लोगों को बात करने का अवसर मिलता है तो अपने कई पुराने मित्रों, साथियों, साथ काम किए हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सबसे संवाद करने का, सबका कुशल क्षेम जानने का एक अवसर मिलता है। आज का विषय जो चर्चा का है, ये जो परिस्थिति चल रही है और इस नई परिस्थिति के संदर्भ में स्कूली शिक्षा का क्या परिदृश्य बना है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान कैसे होगा, उसके अवसर कौन कौन से हमारे साथ हैं, इसी मुद्दे को लेकर बात करूंगा। स्वयं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं, अध्यापक हूं इस नाते भी, और वर्तमान समय में चूंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं, इस नाते भी धन्यवाद आदरणीय सुषमा मैडम जुड़ गई हैं, स्वागत कर रही हैं। घर में मैं कोई अतिथि हूं नहीं मैम इस पेज के लिए, इसलिए स्वागत का औचित्य नहीं है। आभारी मैं आप सब लोगों का हूं कि आप लोगों ने अवसर दिया है कि मैं बात कर पाऊं, क्योंकि जो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं इस प्लेटफार्म में, सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं से का सामना करते हैं। जिन परिस्थितियों का हम इस समय सामना कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सबके घर परिवार के लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर से बाहर आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें, और जब निकलें मास्क लगाकर निकलें या गमछा। देखिए मैं तो परमानेंट इस समय मास्क भी रखा हूँ, लेकिन गमछा रखता हूँ और उसका इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए कही जा रही हैं, देश की सुरक्षा के लिए कही जा रही हैं, इसमें हमारा हित है। और मैं सराहना करना चाहता हूं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत की, कि आप सबके नेतृत्व में गोरक्ष प्रांत के हजारों कार्यकर्ताओं ने ज़रूरतमंद लोगों तक पका हुआ भोजन, कच्चा राशन सामग्री, लोगों को दवाएं, अन्य जिस भी तरह की असुविधा लोगों को लॉकडाउन के समय में हुई है, उसमें स्वयं संगठन की ओर से लोगों की सहायता करना, सरकारी सहायता प्राप्त करने में लोगों की मदद करना, लोगों को सही जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार
जो प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को, छात्रों को, शिक्षकों को विभिन्न मामलों की जानकारी देने का, जागरूक करने का, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं। अब हमारे साथ बहुत सारे शिक्षाविद जुड़े हैं। आदरणीय सुषमा मैम स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं, डॉक्टर राजचरण शाही जी स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं। विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हर कार्यकर्ता एक शिक्षा शास्त्री की ही भूमिका में होता है, क्योंकि उसको फील्ड में जो समझ होती है, शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं की जो जानकारी होती है, वो किसी शिक्षा शास्त्री से कम नहीं होता है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आप अपने शिक्षा विभाग की समस्याओं से पहले से परिचित थे क्या? तो मैं कहता हूं कि हाँ, परिचित था। इसलिए था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते समय बहुत सारी इन समस्याओं पर हम विचार करते थे। मैं आपको एक उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में जो अनुभव हुआ, इस बीच जो समस्या सामने आई, मैं वही आप बीती आपके सामने रखना चाहता हूं और उसी से बहुत सारा परिदृश्य साफ हो जाएगा। सबसे पहला असर इस कोरोना के संकट का हमारे शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। आप सबको संज्ञान में आया होगा, होली के बाद 13 मार्च को पहली हाई लेवल की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन में बुलाई गई, जिसमें दोनों शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शामिल हुए। हमारे विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। और जब लग रहा था कि ये संक्रमण बढ़ रहा है, तो पहला निर्णय यही लिया गया कि प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं और ये संक्रमण चूंकि पर्सन टू पर्सन हो रहा था, तो उसको फैलने से रोका जाए। निर्णय ले लिया, हम लोगों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ और फिर 24 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। 24 तारीख तक तो हम लोग उसके पहले नहीं समझ रहे थे कि इसकी गंभीरता क्या है, कितने दिनों तक सब कामकाज बंद रहेगा। लेकिन जब पूरे देश का लॉकडाउन हो गया, तभी हम लोगों को ये चिंता हो गई कि 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू होता है, 20 मई तक पढ़ाई होती है, इसी बीच नए एडमिशन होते हैं। ये सारा काम नहीं हो पाया। हम बच्चों को अगले सत्र के लिए कोई होमवर्क भी नहीं दे पाए, उनको किताबें भी नहीं दे पाए अगले सत्र की। तो फिर वो क्या करेंगे? उनकी इस जो उनके पठन पाठन का नुकसान होगा, ये कैसे पूरा होगा? अमूमन यही स्थिति माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ थी, यही संकट उच्च शिक्षा के साथ था, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के साथ। बल्कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ तो संकट और बड़ा था, क्योंकि उनकी कई हाई स्कूल, इंटर के यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थीं, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कई बाकी थीं। हम सब के सामने ये संकट खड़ा हुआ और उसमें हमने सबसे पहले एक बड़ा निर्णय लिया और हमने एक घोषणा की कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कोई परीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि अब परिस्थितियां नहीं हैं, पता नहीं कब तक स्थिति सामान्य होगी, कब परीक्षा होगी, तब तक बच्चे ऊहापोह में रहेंगे, परीक्षा देने का तनाव भी उनको रहेगा। तो इसलिए हमने निर्णय ले लिया स्वतः प्रमोशन का और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी अपनी जो होम एग्जामिनेशन से जो 6, 7, 8, 9 और 11 की परीक्षाएं थीं, उनको निरस्त करके और बच्चों को स्वतः प्रमोट कर दिया। उच्च शिक्षा में ये संभव नहीं था, इसलिए उनकी परीक्षाएं अभी बची हुई हैं और पूरी तैयारी है इसकी कि लॉकडाउन की स्थिति जैसे ही खत्म होगी वो परीक्षा होगी। हमारे सामने जब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और चर्चा की, तो हमारे सामने संकट ये था, ये छोटे बच्चे हैं। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में आप सभी जानते हैं और आप सब कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं जानकारी भी देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में इस समय 1,59,000 स्कूल हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मिला करके, जिसमें 1,80,00,000 बच्चे पिछले सत्र में हमारे थे। जब से हमारी योगी सरकार आई है, तब से बच्चों की संख्या में लगभग 50 लाख की वृद्धि हुई। पहले 1,30,00,000 बच्चे थे, 1,80,00,000 बच्चे हुए, जिनको हम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, पाठ्य पुस्तकें, ये सब सारी चीज़ें दे रहे हैं। आप सबको ये भी पता होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है और आज बड़े ही रंग बिरंगे और बड़े ही व्यवस्थित स्कूल आज उत्तर प्रदेश के गाँव में आपको दिखाई दे रहे हैं। बाउंड्रीज बन रही हैं, फर्नीचर की व्यवस्था हो रही है,
शुद्ध पेयजल का इंतजाम हो रहा है, शौचालय अच्छे बन रहे हैं, फर्श बन रहे हैं, बिल्डिंगों की मरम्मत हो रही है। हमने 15,000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए हैं। हमने उन स्कूलों में से 4,000 में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है। अगले 4,000 में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कर रहे थे, तब तक ये लॉकडाउन हो गया। ऐसी इन सारी परिस्थितियों से आप अवगत हैं। लेकिन हमारी चिंता ये थी, हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठकर ये कहा कि अगर हम बच्चों को कहीं इंगेज नहीं करेंगे तो उनका स्कूल बंद है, पढ़ाई का नुकसान तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन वो बच्चे एक तनावपूर्ण वातावरण में रहेंगे। घर में लगातार कोरोना की बात हो रही है, लगातार टेलीविज़न में समाचारों पर रोज दुनिया भर में कितने लोग संक्रमित हुए, कितने मरे, ये खबरें आ रही हैं। लोगों की तड़पते हुए लाशें दिख रही हैं मीडिया में। घर में माँ बाप भी कोरोना की ही बात कर रहे हैं, बच्चे यहाँ ना बैठें, ये ना छुएं, यहाँ ना जाएं, बाहर ना निकलें। तो हमारी सबसे बड़ी ये चिंता थी कि किस तरह से बच्चों को हम इस तनाव के माहौल से बाहर निकालें, किस तरह से बच्चों को हम एक दूसरी तरफ इंगेज करें, जहां उनका पठन पाठन भी हो सके, उनके ये जो 1.5 महीने के कार्य दिवसों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी हो सके, और साथ ही साथ उनका स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो सके, उनकी मन स्थिति भी बदल सके। इसलिए हमने अपने विभाग का आह्वान किया, हमने अपने विभाग को तैयारी में लगाया, और हमने अपने एक शिक्षकों से अपील की कि मैं जानता हूँ समस्याएं हैं, हमारे सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अधिकतर हमारे 90% से अधिक बच्चे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मनरेगा की मजदूरी करने वालों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, रिक्शा, ठेला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, खुमचा बेचने वाले लोगों के बच्चे हैं। इसलिए मैंने अपने विभाग के शिक्षकों से अपील की कि आप सभी लोग अपने अपने स्तरों पर यह प्रयास करिए कि कैसे ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं, हम बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ये हमारे टीचर के साथ इंगेज हो जाएं और उनका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान लग जाए, पढ़ाई लिखाई को, इस ऑनलाइन क्लासेज को थोड़ा मनोरंजक बनाया जाए, ताकि बच्चे इस सदमे से बाहर निकलें, ये जो ट्रामा है, ये जो पूरी परिस्थिति है, उससे थोड़ा बाहर निकलें। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है, क्योंकि बहुत पहले से हम अपने विभाग को ऑनलाइन करने की तमाम तैयारियां कर रहे थे। हम अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों के सारे आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, उनकी छुट्टियों के एप्लीकेशन के लिए, उनके अन्य जानकारियों के लिए हम मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे थे। हम अपने शिक्षकों को अच्छे टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न विषयों की अच्छी शिक्षण विधि से, विद्वानों के द्वारा विकसित की गई शिक्षण विधि से अवगत कराने के लिए हम दीक्षा पोर्टल का पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर 5,000 से अधिक वीडियोज थे, जिनको क्लिक करके, QR कोड करके और पूरा चैप्टर सामने खुल जाता था, और हमारे टीचर उसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम निष्ठा, जो हमने मिशन प्रेरणा शुरू किया था, उसके तहत जो हमने निष्ठा की ट्रेनिंग शुरू की थी, जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड्स एंड एसोसिएट्स, इनके लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत हम विभिन्न विषयों की अच्छी शिक्षण विधियों से शिक्षकों को अवगत करा रहे थे, ये हम पहले से ही कर रहे थे। हमने प्रेरणा ऐप का इस्तेमाल पहले ही करना शुरू कर दिया था, जिस पर बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही थी। हमने प्रशासनिक मॉनिटरिंग की दृष्टि से कि टीचर स्कूल आएँ, नियमित आएँ, पढ़ाएँ, और मिड डे मील में क्या कुछ बन रहा है, क्या शिकायतें हैं, क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में जितने ब्लॉक थे, उन सभी ब्लॉकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ था। हमारे मुख्यालय से सभी BSc जुड़े थे, उनका एक ग्रुप था। सभी BSc से सभी खंड शिक्षा अधिकारी हमारे ABSc जुड़े थे, उनका एक ग्रुप था। और हर ब्लॉक के ABSc का, खंड शिक्षा अधिकारी का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास मौजूद था, जिससे हमारे सभी टीचर जुड़े थे। हमने उस अपनी पुरानी उस पूरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज गया सभी शिक्षकों को टूल्स भी बताए गए, तरीके भी बताए गए। जिन तरीकों में मुख्य रूप से मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हम दूरदर्शन का इस्तेमाल, हमने जो जिन तरीकों को शुरू किया है और जिनके परिणाम स्वरूप ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, जो हमारी कल्पना से परे था। मीडिया के लोग भी मजाक समझ रहे थे, कह रहे थे अरे साहब, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ये कैसे हो पाएगा, सब गाँव में स्कूल हैं, लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं। लेकिन मुझे आज आपसे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है
कि 1,80,00,000 बच्चों में से 35 लाख से अधिक बच्चों को हमारे होनहार शिक्षकों ने इन ऑनलाइन क्लासेज से जोड़ा है। और उसमें हमने कई तरीकों का इस्तेमाल किया। हमने सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया। हमारे टीचर्स ने अभिभावकों से नंबर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप से उनको जोड़ा और रोज़ रोज़ उनको अपना वीडियोज अपलोड किया। बच्चे वीडियो सुन रहे थे फ़ोन पर अपने माँ बाप के व्हाट्सएप पर, उनको होमवर्क देना शुरू किया। बच्चे होमवर्क करके उसी ग्रुप पर फ़ोटो डालते हैं और उस होमवर्क को ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से ही चेक करना शुरू किया है हमारे टीचर्स ने। हम गूगल बोलो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई के लिए। हम मैथ मस्ती एक ऐप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चिंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टिक टाक लर्न ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टॉप पेरेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक समस्या हमारे सामने थी, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा उनका क्या होगा, जो स्मार्टफोन रिचार्ज नहीं करा पाएंगे उनका क्या होगा। तो हम जानते हैं हर घर में टेलीविज़न है, हर घर में दूरदर्शन की पहुंच है। जिसके पास केबल टीवी नहीं है उसके पास भी दूरदर्शन है। इसलिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में पर हमने हर रोज़ 11 बजे से 1.5 घंटे का एक टाइम स्लॉट लिया और दूरदर्शन और उनको कंटेंट हमने उपलब्ध कराया। हमारे विभाग ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का टीचिंग कंटेंट उपलब्ध कराया और प्रतिदिन 18 अप्रैल से दूरदर्शन के माध्यम से 1.5 घंटे हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होती है। हमने रेडियो के कई चैनल का इस्तेमाल किया, उस पर ये कार्यक्रम आते हैं। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कई सारे स्कूलों ने वेबसाइट बना ली है अपनी। हमारे सैकड़ों स्कूलों में इस समय ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे टीचर ने अपने ऐप बनाए हैं जिसके माध्यम से वो पूरे ऑनलाइन पढ़ाई का काम कर रहे हैं। हमने जानबूझकर ये व्यवस्था अनिवार्य नहीं की क्योंकि हम जानते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी संरचना का अभाव है, हम ये नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से ये व्यवस्था स्वैच्छिक है। जो टीचर प्रयास करके इससे जुड़ रहे हैं, टीचर्स को हम इनकरेज कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, अभिभावक उससे जुड़ रहे हैं। और हमने एक रास्ता निकाला और हमको प्रसन्नता इस बात की है कि इन सब उपायों से हम अपने बच्चों का ध्यान बटा पाए। हम कोरोना का जो तनाव था उनके मन पर, जो एक तरह से दिन भर बैठ करके उनका समय भी नहीं बीत पा रहा था, उनका खेलना कूदना बंद हुआ था और वो बड़े बोझिल से थे, उनके अंदर कोई चिड़चिड़ापन ना आए और उनके चिड़चिड़ापन के कारण अभिभावक को उनको डांटना बोलना ना पड़े। इन सब का जो विकल्प हमने तलाशा था, बड़ी सफलतापूर्वक हमारे विभाग ने, हमारे होनहार शिक्षकों ने, हमारे जागरूक अभिभावकों ने और हमारे बच्चों ने इसमें एक सफलता अपनाई है। अब एक बड़ा सवाल ये है, चूँकि आप सब लोग इस क्षेत्र में सोचते हो, एक बड़ा सवाल ये है कि आगे हमको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हमारी मान्यता ये है कि हम शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकते, शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है। हमको क्लासरूम में टीचिंग के लिए शिक्षक ही चाहिए। इसलिए देखिए हमारी सरकार जब से आई है, पिछले 3 सालों में हम लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती कर चुके थे। 69,000 की भर्ती का मामला 1 साल से माननीय न्यायालय के पास विचाराधीन था। ये निर्णय आ गया है, मेरिट वाला निर्णय आया है। हम अच्छे मेरिट वाले 69,000 टीचर्स की भर्ती करने वाले हैं। हमको 69,000 और शिक्षक मिलेंगे। हमारे यद्यपि कि जब से योगी सरकार आई, हमारे प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन स्कूल नहीं है। हर स्कूल में हम शिक्षक की व्यवस्था कर पाए हैं, लेकिन फिर भी अभी आरटीई के मानक के तहत हर 30 बच्चों की संख्या पर एक शिक्षक का जो अनुपात है, उसके अनुसार जितने शिक्षक होने चाहिए उस हिसाब से हमारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। हमारे पास शिक्षकों की कमी थी, उसमें हमको ये 69,000 जो शिक्षक मिलेंगे आने वाले दिनों में, इससे हमारे शिक्षकों की कमी पूरी होगी। हमको ये होनहार शिक्षक मिल रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो योगी सरकार का संकल्प है यह भी पूरा होगा। लेकिन मेरा कहना है कि अब हमको बहुत तेज़ी से, मैं जब पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब पीजी में पढ़ता था, पीएचडी कर रहा था, तब भी ऑनलाइन क्लासेज का अनुभव मुझे नहीं मिला। हम लोग पढ़ते थे कि कहीं ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। आज इस क्राइसिस को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमने गांव के गरीब किसान मजदूर के बेटे को भी हम ये बताने में सफल हुए हैं कि ऑनलाइन क्लासेज क्या होते हैं, ई कंटेंट क्या होते हैं, डिजिटल इंडिया का जो हमारा मिशन है वो क्या है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक अवसर मिला है, इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हमको
हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपने हर स्कूल को स्मार्ट क्लास उपलब्ध करा पाएँ, हम कैसे इन ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कैसे हम अपने स्कूल, टीचर और अभिभावकों के बीच में एक प्लेटफार्म डेवलप कर पाएँ, ताकि हमारा जो टीचर है, हमारा जो अध्यापक है, हर बच्चे की प्रगति के बारे में, हर बच्चे के हाव भाव के बारे में, हर बच्चे के व्यवहार के बारे में, जब हम बच्चों के सामने अभिभावक आते थे और हमारा शिक्षक उनसे शिकायत करता था कि आपका बच्चा ऐसा है, तो उससे बच्चे के मन पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अब हमारे पास एक अच्छा माध्यम हो गया है कि हम इन तरीकों से, इन सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों को उनके बच्चे के बारे में अवगत करा सकते हैं, हम उनको फीडबैक दे सकते हैं और उनका फीडबैक हम ले सकते हैं, हम उनको आवश्यक सूचनाएं दे सकते हैं, हम अवकाश के समय में भी बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं। जो आकर्षण था निजी स्कूलों का, लोग इसलिए निजी स्कूलों में बच्चों को भेजते थे कि साहब वो तो छुट्टियों में होमवर्क दे देते हैं और बच्चे भी होमवर्क करते हैं, घर पे थोड़ा बिजी रहते हैं और पढ़ाई की क्षतिपूर्ति भी हो जाती है। ये काम करने में अब हमारा बेसिक शिक्षा विभाग भी सक्षम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक इतना बड़ा हमारे, आप जानते हैं हमारे 6.25 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक हमारे हैं। इस नेटवर्क का इस्तेमाल हम किसी भी क्राइसिस में कर सकते हैं। कभी भी देश में कोई आपातकालीन स्थिति आए, कभी भी इस तरह की कोई समस्या पैदा हो, तो अब धीरे धीरे हम ये नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ 80 लाख, लगभग 2 करोड़ बच्चे और उनके परिवार टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से हमारे पास संपर्क में रहेंगे। हम उनको कभी भी जरूरी सूचनाएं दे सकते हैं, कभी भी उनको इस सिस्टम से जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज इस संकट के समय में अगर पहले से ही उज्ज्वला योजना न चलाई होती माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर न होता, तो आप कल्पना करिए भोजन बनाने में कितनी कठिनाई हुई होती। अगर उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री जनधन खाता न खोला होता, तो गांव के गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपया जनधन खाता के माध्यम से इस संकट में सरकार सहायता कैसे दे पाती। अगर प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना न शुरू की होती, हर 3 महीने पर 2000 रुपये की सहायता देने का योजना पहले से न होती, और हर किसान का अपना बैंक का खाता न होता, तो इस संकट के समय में हम उन किसानों की सहायता कैसे कर पाते। जनधन खाता के माध्यम से हर व्यक्ति का बैंक में खाता ना होता, तो हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद व्यक्ति, हर मनरेगा के जॉब कार्ड धारक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाले, ठेला वाले, खूंचा वाले, हर गरीब आदमी के खाते में जो लगातार 3 महीने तक 1-1 हज़ार रुपये भेजने का जो प्रबंध किया है, नहीं हो पाता। इसीलिए हमको भी इस संकट में एक अवसर मिला और हम लोगों ने एक पूरा डिजिटल प्लेटफार्म डेवलप किया है। हम इस पर विराम नहीं करेंगे। जब परिस्थितियां सामान्य होगी, पहले की तरह हमारे टीचर क्लासरूम में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, डिजिटल प्लेटफार्म का भी इस्तेमाल करेंगे, इन सारे जो ऑनलाइन माध्यम हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे, और इन चीज़ों में हम अपने को और इक्विप्ड करेंगे। कैसे हम हर बच्चे को उससे जोड़ सकें, हर अभिभावक को उससे जोड़ सकें, इसके बारे में हम अच्छा प्रयास करेंगे। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा जो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों पर निर्भर है, उस शिक्षा को आधुनिक बनाने में, उस शिक्षा को डिजिटल बनाने में, उस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में हम अपने प्रयासों से सफल हुए हैं, और ये कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी हमारी आगे कोशिश है कि हम बड़े पैमाने पर टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाने वाले हैं। जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अभी ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा खर्चा भी कम आएगा और ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। हम दुनिया की जितनी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करती हैं, उन संस्थाओं से भी अपने शिक्षकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं शिक्षकों में नए नए कौशल विकसित हों, और जो इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जो दुनिया की शिक्षण संस्थाओं का परीक्षण करते हैं, जैसे पीसा है, प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट, उस पीसा से भी हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दुनिया का जो एक मानक है, अच्छी शिक्षा का जो मानक है, उससे हम सभी लोग जुड़ सकें। हम लगातार इन सर्विस
टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम बच्चों को उनको हर स्कूल में किचन गार्डन मिल सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन स्कूलों में ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पर उनका प्ले ग्राउंड डेवलप हो सके हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। हम हर स्कूल को स्मार्ट क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। हम धीरे धीरे हर स्कूल तक फर्नीचर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो टाट पट्टी है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से ये इतिहास बने। हमने मिड डे मील की व्यवस्था में बहुत सुधार किया है, आगे लगातार उसका सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जो बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, उसका पूरा हिसाब करके, और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वो गर्मी की छुट्टियों का भी देंगे। तो जितने दिन स्कूल बंद हुआ 1 अप्रैल से 20 मई तक, और फिर गर्मी की छुट्टियों का एक बच्चे के हिस्से में जो अनाज आता है वो, और प्रति व्यक्ति जो कन्वर्जन कास्ट होता है, जितना धन खर्च होता बच्चों को भोजन पकाकर देने में, वो हम बच्चों के अभिभावकों के खाते में वो धन उपलब्ध कराएंगे और बच्चों के अभिभावकों को अनाज उपलब्ध कराएंगे। और हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय सुषमा जी, साही जी और ऐसे तमाम सारे लोग। मैं आप सब लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि आगे हम शिक्षकों को लेकर अभी बहुत बड़ा एक हम लोगों ने CSR कॉन्क्लेव किया था। देश भर के, दुनिया भर की जो कंपनियां जो CSR फंड के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं, ऑस्ट्रेलिया की ACER है, प्रथम है, खान अकादमी है, तमाम ऐसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इन सब को लेकर के सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन है, तमाम सारे फाउंडेशंस को, तमाम सारी कंपनियों को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को और अन्य HCL फाउंडेशन को, सबको आमंत्रित करके एक बड़ा कॉन्क्लेव हम लोगों ने किया था। आगे आने वाले दिनों में शिक्षकों के सेमिनार करने वाले हैं हम, और जिसमें हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, जो शिक्षा शास्त्र के और B.Ed के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, या जो समाज में स्वतंत्र रूप से शिक्षा क्षेत्र में शोध करने वाले विद्वान हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अखिल भारतीय शिक्षण मंडल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हैं। इन सब लोगों को जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी आमंत्रित करेंगे। नई शिक्षा नीति पर भी बहस करेंगे, हमारी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, आप सबके सुझाव लेंगे और उन सुझावों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता यह है कि हमारे बच्चे जो हैं प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के, उनको जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे पाएंगे, उनको जितनी बेहतर और जितनी आधुनिक शिक्षा दे पाएंगे हम, उतना ही हमारा पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, उसके लिए हर स्कूल में हमने योगा अनिवार्य कर दिया है। हम इस 21 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के बच्चों को, एक साथ करोड़ों बच्चों को के योग का हम प्रदर्शन कराने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब इस लॉकडाउन की परिस्थिति में वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे प्रयास शुरू किए। पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू किया है हमने पहली बार, आपने सुना होगा कि गांव के सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शंस हुए हैं, वार्षिक समारोह हमने अनिवार्य किया है, और बहुत सारे अभिभावकों ने उन कार्यक्रमों में आकर उसका आनंद लिया और मुझे अपनी प्रशंसा के पत्र भी भेजे हैं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें लगातार ये शुरू किया है। हमने मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए माँ समिति बनाई है कि ऐसी 6 माताएं जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं वो आएंगी, बैठक करेंगी और समय समय पर स्कूलों की रसोई का और भोजन की व्यवस्था का, भोजन का मॉनिटरिंग करेंगी, देखभाल करेंगी। ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध यही है कि आप सब फील्ड में काम करते हैं, आप सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक शिक्षा में आप काम नहीं करते हैं, लेकिन माध्यमिक में, उच्च शिक्षा में आप बहुत परिश्रम करते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपने काम का दायरा बेसिक शिक्षा तक भी बढ़ाइए, वहाँ भी अपनी दृष्टि रखिए, उसकी भी निगरानी करिए। समय समय पर हमको अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में सुझाव देते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किया जाए और उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा की तस्वीर बेहतर बनाई जाए। मुझे आज के अवसर पर इतना ही कहना था। मैं आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। कई लोगों के कई प्रश्न आ रहे थे बीच में, मैं कोशिश करूंगा कि कई लोग तो विभिन्न भर्तियों के बारे में कह रहे हैं। बीच बीच में जो भर्तियां हुई हैं उसमें कुछ लोगों के जिनके परिणाम बाद में संशोधन हुए हैं, जिनके लिए कोर्ट ने कोई फैसले दिए हैं, मैं एक तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं
जिस भी अभ्यर्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय ने कोई भी निर्णय दिया है कि इनका कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, हमने उस पुनर्मूल्यांकन का आदेश दे दिया। और पुनर्मूल्यांकन के बाद जिनके अंक अधिक पाए गए, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी या जिनके बारे में माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, हमने अपने विभाग को स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया है कि जिस भी अभ्यर्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय का निर्णय है उन सभी को नियुक्ति प्रदान की जाए। और अभी जो 69,000 की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में निर्णय आया है वो जल्दी ही हम उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। आदरणीय सुषमा जी लगातार प्रोत्साहन कर रही थी, अपनी शुभकामनाएं दे रही थी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। टीचर ट्रांसफ़र के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं। आप सभी जानते हैं अंतर जनपदीय जो अध्यापकों के स्थानांतरण होने थे वो लगभग हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसमें हमने आपत्तियां मांगी हैं। उन आपत्तियों को बुला के निराकरण करना है। कुछ उसमें ऐसी समस्याएं हैं लॉकडाउन की अवधि में, चूँकि अभी सारे ट्रांसफ़र के मामले रोके गए हैं, कहीं पर भी कोई ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस लॉकडाउन में नहीं हो रहा है, इसलिए हमने भी उसको रोका हुआ है। जैसे ही परिस्थिति सामान्य होगी, जैसा सरकार का निर्देश होगा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। हमारे आकर्षण मिश्रा जी संगठन मंत्री हमारे जनपद सिद्धार्थनगर से हैं। नमस्कार आकर्षण जी। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप और आपकी टीम ने सिद्धार्थनगर में जो इस लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में बड़ा परिश्रम किया है। राखी सक्सेना जी, धन्यवाद राखी जी। साही जी शायद हम लोगों से जुड़े थे, मैं उनका बीच में कोई उनका संदेश आ रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया। अगर साही जी एक बार फिर से लिखेंगे तो शायद मैं देख पाऊंगा। मुझे अच्छा लगा आज अब आप सब लोगों के माध्यम से हज़ारों लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपने विभाग की अद्यतन स्थिति से आपको अवगत करा पाया। और मैं अपने विद्यार्थी परिषद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण देता हूँ कि आपको जब भी हमारे विभाग के बारे में कोई बात आपके मन को लगे, अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है, कहीं कोई कठिनाई है, तो मुझे सीधा टेलीफोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में या निजी स्कूल भी जो हम लोगों के दायरे में आते हैं उनमें कुछ कोई चीज़ करने की आवश्यकता है, कोई नया कदम उठाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी आप समय समय पर अपने सुझावों से मुझे अवगत कराते रहिए। मैं कई सारे वरिष्ठ लोगों से बात करता रहता हूं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये उनको खुला आमंत्रण देता हूं कि जब भी उनको मन को कुछ लगे तो उसी भाव में ये मान कर कि मैं भी आपके बीच का आपका वरिष्ठ कार्यकर्ता ही हूँ, मंत्री हूँ, इस संकोच को छोड़कर, वो तो एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। जब मन में कोई बात आए तो आप मुझसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद मैडम सुषमा जी। बहुत सारे लोग इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के और हमारे जनपद के भी जुड़े हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज मैं उनके प्रश्नों को नहीं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए जुड़ा था, तो हमारे क्षेत्र के लोग इसको अन्यथा ना लेंगे। अब 69,000 के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप पूछ रहे, थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे आपने इतना दिन धैर्य रखा, फैसला आ गया है और हमारी उस नियुक्ति के संदर्भ में सारी प्रक्रियाएं हमने शुरू कर दी हैं। जल्दी ही वो प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है और कल या परसों ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 शिक्षक हमको मिले, हमारे बेसिक शिक्षा में योगदान करने वाले साथी मिले, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूलों को टीचर मिले। तो अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, यथाशीघ्र यह प्रक्रिया संपन्न होगी।
बहुत अच्छा लगा, आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर मिला। आप सबके जो संदेश आए हैं, जो मैं ABVP गोरक्ष प्रांत के पेज पे जा कर के उन संदेशों को देखूंगा, जितना संभव हो पाएगा जवाब देने का और उन पर कार्य करने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुषमा पांडे जी और प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय आनंद गौरव जी और सभी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता परिवार को हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सबको नमस्कार।